हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल क्लास, मतलब हीरो क्लास फोर्थ। इस हीरो क्लास फोर्थ के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उन टॉपिक्स का आज हम लोग इस के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हीरो क्लास फोर्थ है इसके अंतर्गत आज हम उन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, एक रिएक्शन के बारे में। जैसे एक आपको रिएक्शन दी गई क्या, HCl + CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो अगर आगे आपको नहीं पता कि आगे क्या प्रोडक्ट में बनेगा तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं कि आगे क्या बनेगा। इस HCl को हम लिखेंगे क्या, H सिंगल बॉन्ड Cl + CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या लिखेंगे CaOH OH। इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करें तो Ca++ OH सिंगल माइनस, दूसरा भी OH सिंगल माइनस। इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करें तो Cl माइनस में, H किस में टूटेगा, एक प्लस में। अब यहाँ पर देखें तो Ca पर कितने प्लस है, डबल। Cl पर कितने माइनस है, एक। क्या बराबर है, तो हम कहेंगे कि बराबर आवेश नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर दो इकाई धनात्मक और इस पर एक इकाई क्या है, ऋणात्मक। तो हम क्या करेंगे, आवेश कैसे बराबर होगा यहाँ पर, तो इस HCl को अगर हम कितने से गुणा कर ले, 2 से, तो इसको 2 बार लिखेंगे H + Cl-। अब ये दोनों Cl एक साथ में किससे जुड़ेंगे, Ca से, तो ये बना लेंगे क्या, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। अब इधर देखें तो ये H1+ वाला है, OH1- वाले से जुड़ेगा और बना लेगा क्या, H2O। दूसरा ये H1+ वाला दूसरे OH- से जुड़ेगा तो फिर क्या बना लेगा, H2O। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो बनता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, और क्या बनता है, 2 अणु बनते हैं किसके, H2O के। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, मतलब ये जो कैल्शियम है ये डबल प्लस में क्यों टूटा, या फिर इसने 2 बंध ही क्यों बनाए, इन सारी चीज़ों का डिस्कस आज हम इस हीरो क्लास फोर्थ में करने वाले हैं। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो 2 टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये अगर इन टॉपिक के बारे में आपको पता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात क्या है, वैलेंसी। पहली बात क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर हम बात कर ले वैलेंसी की, तो आपको पिछली वीडियोज में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई। वैलेंसी किसे कहते हैं, तो हम इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई गई। क्या कि शब्द संयोजकता लैटिन भाषा के वैलेंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संयोजन की क्षमता। अर्थात संयोजकता हमें यह बताती है कि कोई भी तत्व का परमाणु है वो कितने बंध का निर्माण कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन है, ये कितने बंध का निर्माण करेगा, 3 बंध का निर्माण करेगा कि 4 करेगा कि 5 करेगा। ये ऑक्सीजन है, ये कितने बंध का निर्माण करेगा, 2 का करेगा कि 3 का करेगा। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, संयोजकता। और ऑक्सीकरण संख्या मतलब अगर हम संयोजकता की बात कर लें कि संयोजकता किसे कहते हैं, तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या। किसकी संख्या, बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, उस तत्व के परमाणु की संयोजकता। अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनकी वास्तविक प्रकृति क्या है, मतलब इस ऑक्सीजन पर वास्तविक आवेश कितने इकाई है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। फ्लोरीन पर वास्तविक आवेश कितना है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो किसी परमाणु पर उपस्थित उसका जो वास्तविक आवेश होता है वो क्या कहलाता है, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे हम संयोजकता फाइंड आउट करते हैं और कैसे ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में, वैलेंसी बोले तो संयोजकता। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो आपको पिछली वीडियोज में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। संयोजकता अगर हमें किसी भी परमाणु की निकालनी है तो सबसे पहला नियम क्या है कि उस तत्व का हम क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसके वाह्यतम कोष को हम देखेंगे। किसको देखेंगे? उसके वाह्यतम कोष मतलब सबसे बाहरी कोष को। अगर उसके वाह्यतम कोष में क्या है? 4 से कम इलेक्ट्रॉन, 4 से क्या है? कम इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु अपने वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा? त्याग। क्या कर देगा? त्याग। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर उसके वाह्यतम कोष में, किस कोष में? वाह्यतम कोष में 4 से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन। क्या है? 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। किसी भी परमाणु की अगर हमें संयोजकता निकालनी है तो सबसे पहले उस परमाणु को हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम बात कर लें सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8 और 1। उसके बाद में क्या करेंगे? देखेंगे कि उस तत्व के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वाह्यतम कोष कौन सा होगा? ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। जो ये तीसरा कोष है यही क्या है? सोडियम परमाणु का वाह्यतम कोष। तो इसके वाह्यतम कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 4 से कम, तो वो परमाणु क्या करेगा? वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और अगर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से क्या है? ज्यादा, तो वो परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लें फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 9, 2 और 7। तो इसका वाह्यतम कोष कौन सा है? ये जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो इसमें 4 से क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और सोडियम के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब ये सोडियम परमाणु अपने वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। अब अगर हम बात कर लें कि ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और कितने ग्रहण करेंगे, और ये क्यों त्याग करेंगे, क्यों ग्रहण करेंगे, तो सबसे पहली बात हम समझते हैं क्या? कि तत्व का परमाणु किसके जैसा बनना चाहता? अक्रिय गैस के जैसा। किसके जैसा? अक्रिय गैस के जैसा। और अक्रिय गैस से किसे कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी को अगर हम देखें तो उसमें जो वर्ग 18 के तत्व हैं जिनको हम जीरो समूह भी बोलते हैं, इसमें कुछ तत्व मिलेंगे आपको। क्या? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो इन्हीं तत्वों को हम लोग एक नाम देते हैं क्या? अक्रिय गैस से। क्या नाम देते हैं? अक्रिय गैस से। अब अगर हम बात करें कि इनको अक्रिय गैस से क्यों कहते हैं, तो जैसे नियान ले लें, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 2 और 8। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8 और 8। तो होता क्या है कि जितने भी वर्ग 18 के तत्व हैं उनमें हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी की अंतिम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 8। और अष्टक नियम क्या कहता है कि वे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, मतलब उन्हें अपक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये जो अन्य तत्व है वो हमेशा किससे कंपटीशन करते हैं? अक्रिय गैसों से। ये भी किसके जैसा बनना चाहते हैं? अक्रिय गैस के जैसा। अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए ही परमाणु क्या करता है? वाह्यतम कोष से या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या फिर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जैसे ये सोडियम, इसके वाह्यतम कोष में क्या है? 4 से कम, तो ये क्या करेगा? त्याग करेगा। और फ्लोरीन, इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 4 से क्या है? ज्यादा, तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब ये फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो हम कहेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों 1 करेगा? क्योंकि 7 है, अगर 1 ग्रहण कर लेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और ये सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसका वाह्यतम कोष ये हो जाएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो होता क्या है कि कोई भी तत्व का परमाणु अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग कब करेगा? जब उसके वाह्यतम कोष में 4 से क्या होंगे? कम इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कब करेगा? जब उसके वाह्यतम कोष में 4 से क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आप समझ गए, उम्मीद करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी तत्व का परमाणु है वो अपने वाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जब उसके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 से कम। 4 से क्या होगी? कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तब वो क्या करेगा? त्याग। और अगर 4 से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। पहली बात तो ये आप याद कर लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑफर किसके लिए? हाइड्रोजन हो गया,
बोरान हो गया, इनके लिए क्या है ऑफर, इनको किसके जैसा बनना, हीलियम के जैसा, इनको कितने इलेक्ट्रॉन करने होते 2। बाकी कोई भी एलिमेंट हो जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई भी तत्व का परमाणु हो अगर उसे अक्री गैस के जैसा बनना है तो कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे 8। मतलब ये स्पेशल लोग हैं कौन, हाइड्रोजन हो गया, बोरान हो गया, बेरिलियम हो गया, इनको कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं केवल 2। बाकी अन्य सभी तत्वों को कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं 8। पहली कंडीशन क्या, 4 से कम तो क्या करेगा त्याग, 4 से ज़्यादा तो क्या करेगा ग्रहण। छूट किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, बेरिलियम के लिए और बोरान के लिए। अगर हम बात कर लें कि सोडियम अगर अक्री गैस के जैसा बनना चाहे तो कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं 8। पोटेशियम अगर बनना चाहे तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। मैग्नीशियम बनना चाहे तो कितने होने चाहिए 8। तो अब हम बात करते हैं कि वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो 2 फिर 8 फिर 1। अब आप लोग खुद डिसाइड करेंगे इसके वाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 1। हम अगर आपसे पूछे कि 4 से कम है कि 4 से ज़्यादा तो आप क्या कहेंगे 4 से कम है। तो ये कम है तो ये क्या करेगा सोडियम अपने वाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये जब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो अंतिम कोश ये हो जाएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो ये मिस्टर सोडियम जो है अक्री गैस के जैसा बनने के लिए अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इस सोडियम परमाणु की संयोजकता कितनी होगी 1। अब जब इसकी संयोजकता 1 है तो संयोजकता किसको बताती है, हमने आपको अभी बताया बंध बनाने की क्षमता को। तो ये जो सोडियम है ये हमेशा कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा 1 बंध के द्वारा। मतलब ये कितने बंध का निर्माण कर सकता 1 बंध का निर्माण कर सकता। और दूसरी कंडीशन जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें क्या, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, 2, 8 और 2। अब इसकी भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2। 4 से कम है कि ज़्यादा तो हम कहेंगे कम। हम कहें कि ये त्याग करना पसंद करेगा कि ग्रहण, तो 4 से कम है ना इसलिए क्या करना पसंद करेगा त्याग करना। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी जब 2 है तो इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम है ये कितने बंध का निर्माण करेगा 2 बंध का निर्माण करेगा। कितने बंध का 2। मतलब ये मैग्नीशियम डबल बॉन्ड के द्वारा अन्य परमाणु से जुड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे क्या किसी भी तत्व की वैलेंसी। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्या ले लें ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसका वाहितम कोश ये है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6। 4 से कम है कि ज़्यादा, तो 4 से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ऐसे में ये ऑक्सीजन क्या करना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पसंद करेगा। तो ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब ये 2 ग्रहण करेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। ये किसके जैसा बन जाएगा अक्री गैस के जैसा बन जाएगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। कितनी होगी 2। अर्थात ऑक्सीजन परमाणु भी कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा 2 बंध के द्वारा, चाहे ये डबल बॉन्ड ऐसे बना ले या फिर ऐसे बना ले। तो ये बात है किसकी संयोजकता की। अब यहीं पर हम थोड़ा समझ लेते हैं किसको ऑक्सीकरण संख्या को। किसको समझ लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या को। तो कोई भी तत्व का परमाणु अक्री गैस के जैसा बनने के लिए जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो त्याग करता हो, क्या करता हो त्याग करता हो, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आगे हम क्या लिख दें प्लस। जैसे ये ऑक्सीजन अक्री गैस के जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा माइनस। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम ले लें परमाणु क्रमांक 12, 2, 8, 2, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पसंद करेगा मैग्नीशियम। तो जब ये 2 का त्याग करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अब वैलेंसी 2 है इसका मतलब मैग्नीशियम बंध कितने बनाएगा 2। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ये त्याग कर रहा है इसलिए क्या होगी प्लस की 2 होगी। किसकी होगी प्लस की 2। मतलब ये मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी होगी प्लस की 2। अब किसी भी रिएक्शन में जब इसका एक बंध हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा 1 प्लस में, दूसरा बंध तोड़े तो ये किस में टूटेगा डबल प्लस में। ऐसे ऑक्सीजन को देखें तो 2 और 6, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 से क्या है ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना पसंद करेगा ग्रहण। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अब जब इसकी वैलेंसी 2 है तो इसका मतलब ये बंध कितने बनाएगा 2। लेकिन इसकी
ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ये ग्रहण कर रहा है इसलिए किस में लिखी जाएगी, माइनस में। तो क्या होगा, माइनस का 2। इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस की 2। किसी भी रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन का एक बंध तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, एक माइनस में। अगर दोनों तोड़ेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, डबल माइनस में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमको क्या ले लें, क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बचे, 7। अब इस क्लोरीन को देखें तो इसका पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तीसरा कोष इसका क्या है, वाह्यतम कोष। इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 4 से ज़्यादा है कि कम, तो 4 से क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब ये क्लोरीन क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। और ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा, तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा। तो ऐसे में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। और जब इसकी वैलेंसी 1 है तो वैलेंसी किसको बताती है, बंध बनाने की क्षमता को। इसका मतलब ये क्लोरीन परमाणु कितने बंध बनाएगा, 1 बंध। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो प्लस की 1 होगी कि माइनस की, तो ये ग्रहण कर रहा, ग्रहण करेगा तो किसकी होगी, माइनस की 1। जब ये बंध तोड़ेंगे तो ये क्लोरीन हमेशा किसमें टूटेगा, 1 माइनस में। किसमें टूटेगा, 1 माइनस में। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें, नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 5। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ये क्या करना पसंद करेगा, ग्रहण। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। इसका मतलब ये कितने बंध बनाएगा, 3। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ये 3 ग्रहण कर रहा ना, तो कितनी होगी, माइनस की 3। कितनी होगी, माइनस की 3। इनके बीच के बंध तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, ट्रिपल माइनस में। तो ये बात है किसकी, ऑक्सीकरण संख्या की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बात थी किसकी, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या की। हाँ, तो अब कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें, वर्ग 17 के तत्वों की बात कर लें, मतलब हैलोजन परिवार के तत्वों की बात कर लें। तो हैलोजन परिवार में सबसे ऊपर क्या रखा, फ्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन, इसके नीचे आयोडीन, इसके नीचे एस्टोटीन और इसके नीचे ओजी। अगर यहाँ पर हम बात कर लें वर्ग 17 के तत्वों की, मतलब हैलोजन तत्वों की, तो जैसे फ्लोरीन है परमाणु क्रमांक 9, 2 और 7। क्लोरीन है परमाणु क्रमांक 17, 2, 8 और 7। फिर आगे क्या होगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन में देखें तो कोषों की संख्या कितनी है, इसमें 2 कोष हैं। कितने कोष हैं, 2। वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो इसके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। अगर हम बात कर लें क्लोरीन, तो इसमें कोषों की संख्या कितनी है, 3। और इसके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ब्रोमीन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35। तो इसमें कोषों की संख्या कितनी होगी, 4। लेकिन इसके भी वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। आयोडीन की बात कर लें तो 53। इसके भी वाह्यतम कोष में कितने, मतलब कोषों की संख्या कितनी होगी, 5। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आयोडीन है इसके भी वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। कितने होंगे, 7। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि हैलोजन तत्वों में अगर हम बात कर लें तो फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7, ब्रोमीन की अंतिम कक्षा में 7, आयोडीन की भी अंतिम कक्षा में 7, एस्टोटीन की भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो सभी के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। तो हैलोजन तत्वों की जो सामान्य संयोजकता है, क्या है, सामान्य संयोजकता, वो कितनी होगी, वो हमेशा कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। इनकी जो जर्नल वैलेंसी है वो कितनी होगी, 1। अब सामान्य संयोजकता और प्रॉपर दोनों में अंतर होगा। अगर हम बात करें कि हैलोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती, तो सबके सब हैलोजन क्या करना पसंद करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करना पसंद करेंगे। तो इनकी सामान्य संयोजकता कितनी होगी, 1। लेकिन अगर हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, कौन सी ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या की, तो सबके सब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेंगे। तो सबकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -1। कितनी होगी,
माइनस की 1। इस फैक्टर को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर हम प्रॉपर वर्ग में बात कर लें या समूह में बात करें, किसी भी वर्ग या समूह में, तो जैसे हम हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों की बात कर लें तो हाइड्रोजन वर्ग के तत्वों में सभी के अंतिम कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7-7। इसका मतलब ये पहली इनकी मेंटेलिटी, पहली मानसिकता इनकी क्या होगी कि ये सबके सब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पसंद करेंगे? ग्रहण। तो ऐसे में इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। तो ये जो 1-1 आई है ये क्या है? सामान्य संयोजकता और इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। अगर हम प्रॉपर बात कर लें, जैसे कंपाउंड ले लें अंतर हाइड्रोजन यौगिकों का, क्या? IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब इसकी अगर हम संरचना बनाएं तो एक आयोडीन से कितने फ्लोरीन के परमाणु जुड़े नजर आएंगे आपको? 7। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगर आप प्रॉपर कहें कि आयोडीन हमेशा एक ही बंध का निर्माण करेगा तो ये बात क्या होगी? गलत। इनकी सामान्य संयोजकता 1 होगी, ये तो सनातन सत्य है, लेकिन प्रॉपर कंपाउंड में इनकी जो संयोजकता है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। मतलब 1 तो फिक्स है, 1 से ज्यादा होगी। जैसे IF7 में हम बात कर लें तो आयोडीन कितने बंध बना रहा है यहाँ पर? 7। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7। किसमें? IF7 में। और यहां पर अगर इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, आयोडीन की, किसकी बात कर लें? आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं? X प्लस फ्लोरीन की होती कितनी? -1 गुणे कितने फ्लोरीन है? 7। तो 7 से गुणा कर देंगे, बराबर करके क्या लिखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई आवेश इस पर नहीं लगा। तो X बराबर 7 एकम 7 प्लस का होगा, 0 के साइड में जाएगा तो किसका होगा? 1 मिनट, 7 एकम 7 क्या होगा? माइनस का। ये 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो अगर हम IF7 में बात करें तो आयोडीन ने क्या किया? अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर कितनी होगी? +7 होगी। कितनी होगी? +7 होगी। तो अगर हम सामान्य ऑक्सीकरण संख्या और सामान्य संयोजकता की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होगी? 1, और इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। लेकिन प्रॉपर जब कंपाउंड में तत्व जाएगा तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है? ज्यादा भी हो सकती है और इनकी संयोजकता भी क्या हो सकती है? ज्यादा। क्या हो सकती है? 1 से अधिक हो सकती है। जैसे IF7 में आयोडीन कितने बंध का निर्माण कर रहा है? 7 बंध का। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7। जबकि हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती? -1। अब कुछ और ऐसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बात कर लें किसमें? ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में सबसे ऊपर क्या? ऑक्सीजन। इसके जस्ट नीचे क्या आपको रखा मिल जाएगा? सल्फर। तो अगर हम ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। सल्फर के परमाणु का परमाणु क्रमांक 16। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6। सल्फर का करें तो 2 8 और 6। 2 8 और 6। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो इसके भी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो दोनों क्या करना पसंद करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेंगे। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो ऑक्सीजन भी पहले मतलब सामान्यतया कितने बंध का निर्माण करेगा? 2। और सल्फर भी सामान्यतया कितने बंध का निर्माण करेगा? 2। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। कितनी होगी? -2। ये क्या है? वर्ग में अगर हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन और सल्फर की। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की जो सामान्य संयोजकता है वो कितनी होगी? मतलब संयोजकता कितनी होगी? 2। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। कितनी होगी? -2। लेकिन अगर हम प्रॉपर की बात कर लें किसी कंपाउंड में तो इनकी कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों क्या मिल सकती है? परिवर्तित मिल सकती है। देखते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की बात कर लें तो इनके भी सामान्य संयोजकता कितनी होगी?
2, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2। लेकिन अगर हम बात कर लें प्रॉपर कंपाउंड में, जैसे OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें अगर हम ऑक्सीजन की निकालें तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। लेकिन अगर इसमें हम बात कर लें किसमें, प्रॉपर कंपाउंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, तो ऑक्सीजन की निकालना इसको क्या मानेंगे, x प्लस फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती कितनी, -1। गुणे कितने फ्लोरीन है, 2, तो गुणा कर देंगे 2 से, बराबर कोई आवेश नहीं तो क्या लिख देंगे, 0। तो x बराबर 2, 1 कम 2, 1 किसका होगा, इधर माइनस का, 0 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। लेकिन ये एकदम फिक्स नहीं है कि केवल -2 ही ये रिप्रेजेंट करेगा, सामान्य -2 हो सकती, प्रॉपर कंपाउंड में ये अलग भी हो सकती। जैसे OF2 में हम देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। कितनी है, +2। जैसे हम सल्फर की बात कर लें, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में, तो सल्फर की कितनी होगी, x प्लस फ्लोरीन की -1 गुणे 6 बराबर कोई आवेश नहीं तो 0, x बराबर 6 कम 6 माइनस का, 0 के साइड में जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो ये सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आई, +6 आई। कितनी आई, +6। तो कहने का मतलब क्या है, जो रिएक्शन में हम बंध तोड़ेंगे वो किस आधार पर तोड़ेंगे, सामान्य बेस पर, मतलब उनकी जर्नल वैलेंसी कितनी है और उनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है, इस आधार को हम मान करके रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी क्या, ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी की। अब आपसे हम कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे अभी आपको कुछ एग्जांपल कराया गया, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, क्या, कैल्शियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 फिर 8 फिर 2। इसके पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 8, तीसरे में कितने, 8, और चौथे कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 8, 10, 10, 8, 18 और 2 ये 20। अगर हम बात करें कि इसका वाहितम कोष कौन सा होगा, तो ये होगा 4th वाला सेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर आपसे पूछा जाए 4 से कम है कि ज़्यादा, तो 4 से क्या है, कम। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पसंद करेगा कैल्शियम की ग्रहण, तो हम कहेंगे कि 4 से कम है इसलिए क्या करना पसंद करेगा, त्याग। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात कर लें तो +2 होगी कि माइनस की, तो आप कहेंगे क्या, +2। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। वो जब त्याग करेगा तो किस में लिखी जाएगी, प्लस में। तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, मतलब तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2। अब जब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इसका मतलब ये कितने बंध बनाएगा, 2। क्यों, क्योंकि वैलेंसी हमेशा किसको बताती है, बंध बनाने की क्षमता को। और जब ये बंध तोड़ेंगे दोनों तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 इकाई प्लस आवेश, 2 इकाई धन आवेश। बात को समझ गए होंगे, उम्मीद आपसे यही करते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हम बात कर लें किसकी, ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी की, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ बंध की। किसकी बात करते हैं, बंध, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अगर हम बात कर लें बंध किसे कहते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लें, H2। क्या ले लें, H2 मतलब हाइड्रोजन। अगर इमेजिन करें कि इस H2 में, चलो अच्छा पहले वास्तविक दुनिया में ही चलते हैं। जैसे H2 है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 2। दोनों का परमाणु क्रमांक 1, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, 1 और। अब दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 1। और हमको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा किसके जैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा। और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर ये अक्री गैस के जैसा बनना चाहे तो हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। और हीलियम में होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो हाइड्रोजन में भी जब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 2, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा। अब दोनों के पास हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 1। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले, साझेदारी। तो इसके गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ये किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा। अब दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, तो इसके भी गोले में कितने हो गए, 2। ये भी किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा। अब दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, 1, 1। इसलिए दोनों के बीच में कैसा बंध हो जाएगा, सिंगल। कैसा हो जाएगा, सिंगल। तो अगर हम यहाँ पर इमेजिन करें तो पहले दोनों क्या थे, अलग अलग। लेकिन जब दोनों ने 1, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से आपस में क्या हो गए, जुड़ गए।
अब जब ये एक दूसरे से आपस में जुड़े तो सीधी सी बात, इनके पास कोई फेविक्विक नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो इन दोनों परमाणुओं को एक दूसरे से क्या कर रखे हैं, बांध रखे हैं, या एक दूसरे से इनको जोड़ कर रखे हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिन रासायनिक बलों के द्वारा एक दूसरे से परस्पर बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं, उसी रासायनिक बल को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, बंध। क्या नाम देते हैं, बंध। आप समझेंगे बंध किसे कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिन आकर्षण बलों के द्वारा या जिन रासायनिक बलों के द्वारा एक दूसरे से परस्पर बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, बंध। क्या कहते हैं, बंध। अगर हम संयोजकता के आधार पर बंध की बात कर लें तो आपको 3 प्रकार बताए गए होंगे। पहला क्या, सहसंयोजी बंध, दूसरा क्या, वैद्युत बंध, और तीसरा क्या, उपसहसंयोजी बंध। लेकिन हम आपको उधर लेकर के नहीं चलेंगे, आप थोड़ी बात और समझ लेंगे। बंध किसे कहते हैं, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिन रासायनिक बलों के द्वारा एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, उसी रासायनिक बल को हम लोग क्या कहते हैं, बंध। अब इसके बाद हम लोगों को क्या समझना है, बंध विदलन। क्या समझना है, बंध विदलन। विदलन का मतलब क्या होता है, टूटना। विदलन का मतलब क्या होता है, टूटना। और किसका टूटना, बंधों का टूटना। किसका टूटना, बंधों का टूटना ही क्या कहलाता है, बंध विदलन कहलाता है। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग क्या, AB। क्या लेते हैं, AB। मान लेते हैं कि AB के बीच में कैसा बंध है, सिंगल। अब ये जो बंध टूटे तो इसी प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देंगे क्या, बंध विदलन। मतलब बंधों का टूटना ही क्या कहलाता है, बंध विदलन कहलाता है। तो बंधों का टूटना क्या कहलाता है, बंध विदलन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो AB के बीच का बंध था ये टूटा था इससे कुछ, अब ये जो बंधों का टूटना ही बंध विदलन कहलाता है। तो बंध विदलन होता कितने प्रकार का, 2। एक क्या होता है, सम बंध विदलन, और एक क्या होता है, विषम बंध विदलन। मतलब बंध कितने प्रकार से टूटता है, तो बंध 2 प्रकार से टूटता है। एक क्या होता है, समबंध विदलन, और एक क्या होता है, विषम बंध विदलन। अब बात कर ले समबंध विदलन कब होता है और विषम बंध विदलन कब होता है, या समबंध विदलन हम किसे कहते हैं, विषम बंध विदलन किसे कहते हैं, पहले यही समझ ले। तो जैसे AB है, AB के बीच का ये जो बंध है ये कैसा बंध है, सिंगल। तो सिंगल बंध परमाणुओं के बीच कब बनता है, जब 2 परमाणुओं के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, 1-1 की। तो कैसा बंध बनेगा, सिंगल। अगर 2 के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो कैसा बंध बनेगा, डबल। और अगर 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो कैसा बंध बनता है, ट्रिपल। फिर आप इसको एक बार समझेंगे। अगर 2 परमाणुओं के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, 1-1 की, तो कैसा बंध बनेगा, सिंगल। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो कैसा बंध बनेगा, डबल। और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो कैसा बंध बनेगा, ट्रिपल। तो बंधों का टूटना ही क्या कहलाता है, बंध विदलन। बंध विदलन कितने प्रकार से होता है, 2। पहला क्या, समबंध विदलन, दूसरा क्या, विषम बंध विदलन। अब समबंध विदलन किसे कहते हैं, जैसे AB के बीच में ये सिंगल बंध है। अब ये सिंगल बंध है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है साझे के, 2 इलेक्ट्रॉन। एक किसका इलेक्ट्रॉन है, A का, एक किसका है, B का। मतलब ये जो AB है इसके बीच में जो सिंगल बंध है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है साझे के, 2। एक किसका है, A का, एक किसका है, B का। क्यों, क्योंकि जब 2 परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहां पर कैसा बंध बनता है, सिंगल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें किसका है, A का, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इसमें B का। ये बंध ऐसे टूटे कि साझे के इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु के पास रहे, A वाला इलेक्ट्रॉन A के पास, B वाला B के पास। तो ऐसे बंध विदलन को हम लोग क्या कहते हैं, समबंध विदलन। क्या कहते हैं, संबंध विदलन। संबंध विदलन कब होगा, जब बंध ऐसे टूटे, जैसे यहाँ AB के बीच का बंध 20 से टूट रहा, ऐसे टूट रहा है कि A वाला इलेक्ट्रॉन A के पास है और B वाला B के पास। तो ऐसे बंध विदलन को हम लोग क्या कहेंगे, समबंध विदलन। क्या कहेंगे, समबंध विदलन। अब दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम क्या लेते हैं, CD एक यौगिक है, इसके बीच का ये बंध है। ये बंध कुछ ऐसे टूटे कि जैसे ये C वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास में चला जाए, D के पास। तो यहाँ पर जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, किसी एक परमाणु के पास। ये D वाला इलेक्ट्रॉन तो D के पास है, लेकिन ये जो C वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी किसके पास में चला जाए,
डी के पास। मतलब जब बंध ऐसे टूटे कि साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास में चले जाएं तो ऐसे बंध विदलन को हम लोग क्या कहेंगे? विषम बंध विदलन। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर सी का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? डी के पास। मतलब डी ने क्या किया? सी के एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। और सी की प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनात्मक। तो जो प्लस और माइनस पर रिएक्शन होगी वो किस बंध विदलन में होगी? विषम बंध विदलन में। और जहां पर प्लस और माइनस नहीं होगा वहां पर कौन सा बंध विदलन होगा? समबंध विदलन। कौन सा होगा? समबंध विदलन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कौन सी अपक्रियाओं को हम समबंध विदलन पर करेंगे और कौन सी अपक्रियाओं को विषम बंध विदलन। समबंध विदलन और विषम बंध विदलन आप समझ गए होंगे, उम्मीद यही करते हैं। समबंध विदलन का मतलब जब साझे का बंध जो है, मतलब दो परमाणुओं के बीच में जो बंध है वो ऐसे टूटे कि साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहे। मतलब ए वाला इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी वाला बी के पास, तो ऐसे बंध विदलन को सम। और विषम बंध विदलन में क्या होगा? जब साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास में चले जाएं तो ऐसे बंध विदलन को हम लोग क्या कहेंगे? विषम बंध विदलन। आइए समझते हैं कि समबंध विदलन किन किन अपक्रियाओं में हम लोग लागू करेंगे। समबंध विदलन, तो अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में आपको क्या मिल जाए? केवल एक ही अभिकारक मिल जाए। अभिकारक का मतलब समझते हैं ना? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। मतलब अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में केवल एक ही अभिकारक है और उसको क्या किया जा रहा? गर्म। क्या किया जा रहा? गर्म। तो ये अपक्रिया किस बंध विदलन पर हम लोग कराएंगे? समबंध विदलन पर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। तो यहां पर अगर देखें तो कितने अभिकारक हैं? केवल एक। क्या है? एथिल अल्कोहल। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे, C इसमें कितने हैं? 2। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे। जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हम 300 ताप पर गर्म करेंगे तो इसके बीच का ये H वाला बंध टूटेगा और इधर एक ये H वाला बंध टूटेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक। कितने कितने? एक एक। ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हुआ, ये वाला हाइड्रोजन किससे अलग हुआ? कार्बन से। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और क्या बना लेंगे? H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। और यहां पर ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का। ये वाला किसका इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक। अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले तो यहाँ पर कैसा बंध बना लेंगे? डबल। तो आगे कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये क्या लिखा है? CH3। क्या लिखा है? CH3। कैसा बंध? सिंगल। ये क्या लिखा है? C। कैसा बंध से हाइड्रोजन जुड़ा है? सिंगल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा। ऑक्सीजन के बीच में अब कैसा बंध हो जाएगा? डबल। तो ये बन गया क्या? CH3CHO, मतलब एसीटल्डिहाइड। तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में केवल एक अभिकारक मिल जाए उसको क्या किया जा रहा हो? गर्म। तो वहां पर कौन सा बंध विदलन आप दिखाएंगे? समबंध विदलन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी पदार्थ की अपक्रिया किससे हो रही हो? नवजात हाइड्रोजन से या फिर किससे हो रही हो? H2 से। तो इस अपक्रिया को हम एक प्रॉपर नाम देते हैं, क्या? अपचयन। क्या नाम देते हैं? अपचयन। और अपचयन की अपक्रिया भी किस बंध विदलन पर हम लोग दिखाएंगे? समबंध विदलन पर। किस पर? समबंध विदलन पर। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि क्या होता है जब एसीटल्डिहाइड CH3CHO का किसकी उपस्थिति में? लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में क्या होता है? अपचयन। अपचयन बोले तो नवजात हाइड्रोजन से अपक्रिया या फिर H2 से अपक्रिया। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? CH3C, फिर क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे? H। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। 1 2 3 4,
है। तो इसी CH3 को और अगर हम थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या O प्लस क्या नवजात हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा। डबल का मतलब एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा पाई। ट्रिपल का मतलब इसमें एक सिग्मा होगा और दो क्या होंगे पाई। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कम मजबूत होता है। तो यहाँ पर एक क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब इसमें एक बंध क्या है सिग्मा, एक क्या है पाई। तो जब इसके बीच का ये पाई बंध टूटेगा तो बंध वितरण कैसा दिखाएंगे, सम। इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। अब अपचयन में हमें करना कुछ नहीं, जिस परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाए उससे उतने हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देने हैं, जोड़ देने। जैसे इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक। टोटल हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2। तो आगे चल करके एक कंपाउंड बनेगा क्या, ये CH3CH है और इस कार्बन से एक H और जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा CH2। अब यहाँ पर कैसा बंध बचा, सिंगल। और फिर आगे क्या है O, इससे क्या जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा OH। तो आगे चल करके एक कंपाउंड बनेगा क्या, CH3CH2OH। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, C2H5OH। मतलब ये क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो जब एसिटल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के द्वारा क्या होता है अपचयन, तो प्राप्त क्या होता है, एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पदार्थ की अपक्रिया नवजात हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से होती है तो इस अपक्रिया को एक नाम हम यहाँ पर देंगे ऑर्गेनिक पेपर में, क्या, अपचयन। और ये रिएक्शन किस बंध विदलन पर हम लोग दिखाएंगे, समबंध विदलन पर। किस पर दिखाएंगे, समबंध विदलन पर। यहाँ पर मीडियम में आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सोडियम और एथिल एल्कोहल, मतलब NaRETOH। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ और कंडीशन देखते हैं। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक ही अभिकारक हो उसको क्या किया जा रहा है, गर्म, तो बंध वितरण कौन सा दिखाएंगे आप, सम। अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ की अपक्रिया किससे हो रही, नवजात हाइड्रोजन या H2 से, तो उस अपक्रिया का नाम क्या दिया जाएगा, अपचयन। और बंध वितरण कैसा होगा उसमें, सम। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी पदार्थ की अपक्रिया किससे हो रही हो, नवजात ऑक्सीजन या फिर O2 से, तो इस अपक्रिया को एक नाम देंगे हम यहाँ पर क्या, ऑक्सीकरण। क्या नाम देंगे, ऑक्सीकरण। मतलब अगर कोई ऑक्सीकरण की भी प्रक्रिया है तो उसमें बंध विदलन हम लोग कैसा दिखाएंगे, समबंध विदलन। क्या दिखाएंगे, समबंध विदलन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें यहाँ पर, क्या, C2H5OH प्लस क्या, नवजात ऑक्सीजन गिव्स आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्या, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो इस रिएक्शन को, इस C2H5OH को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH। और अगर इसको हम फोटो बना करके लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3, फिर CH2 में कितने H हैं, 2, तो एक H 2 H। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ता है, सिंगल। आगे क्या, इधर OH। अब इस कंडीशन को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ये क्या करना पसंद करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करना पसंद करेगा, साझेदारी। कुल मिलाकर के ये किसी पदार्थ में ऑक्सीजन तभी जाएगा जुड़ने जब इसे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो होगा क्या कि इधर इसके बीच का ये बंध टूटा और एक ये बंध टूटा। OH के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये दोनों लोग मिल जाएं तो क्या बना लेंगे, H2O। तो यहाँ से क्या बाहर हो गया, जल। अब ये वाला ऑक्सीजन देखेगा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 2। कितने फ्री हुए, 2। तुरंत इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करके इसके साथ में डबल बंध के द्वारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आगे बनेगा क्या, CH3CH डबल बंध O। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड प्लस क्या, H2O। तो ये क्या है, ये रिएक्शन किस बंध विदलन पर हम लोग कराएंगे, समबंध विदलन पर। किस पर कराएंगे, समबंध विदलन पर। अब आगे एक और कंडीशन देख लेते हैं। तो 3 कंडीशन ये आपकी बनती है समबंध विदलन वाली। 4th वाली हम देखते हैं क्या, कि अगर किसी भी पदार्थ की अपक्रिया
कोई भी पदार्थ है उसकी अपक्रिया किससे हो रही, क्लोरीन से, तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरीनीकरण। अगर ब्रोमीन से हो रहे तो क्या कहेंगे, ब्रोमीनीकरण। अगर आयोडीन से हो रहे तो क्या कहेंगे, आयोडीनीकरण। तो ये अभिक्रिया भी किस बंध विदलन पर हम लोग कराएंगे, समबंध विदलन पर। तो इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है कि समबंध विदलन होगा। बाकी कोई भी आपको रिएक्शन मिल जाए उसमें कौन सा बंध विदलन आपको करा देना है, विषम बंध विदलन। क्या करा देना है, विषम बंध विदलन। तो समबंध विदलन की कंडीशन आपको कितनी बताई गई, पहली क्या बताई गई कि अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में केवल क्या है, एक ही पदार्थ है, क्या है, एक ही पदार्थ है, उसको क्या किया जा रहा है, गर्म, तो बंध विदलन कैसा होगा, समबंध। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई, अगर किसी भी पदार्थ की अपक्रिया किससे हो रही है, नवजात हाइड्रोजन या फिर H2 से, तो इस अपक्रिया का एक नाम दिया जाता है क्या, अपचयन। और इसमें कौन सा बंध विदलन होगा, सम। कौन सा होगा, सम। मतलब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी पदार्थ की अपक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, नवजात ऑक्सीजन या फिर O2 से, तो इस प्रक्रिया को एक नाम देंगे क्या, ऑक्सीकरण। और कौन सा बंध विदलन होगा, सम। फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर किसी पदार्थ की अपक्रिया किससे हो रही, Cl2 से या Br2 से या फिर किससे, I2 से, तो ऐसी अपक्रिया में भी बंध विदलन कौन सा लागू होगा, सम। इनको छोड़ करके जितनी भी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी उनमें हम कौन सा बंध विदलन लागू करेंगे, विषम। कौन सा, विषम बंध विदलन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन दे देगी कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH, या फिर क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की अपक्रिया किससे होती, जली सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से, लेकिन ये कैसा है, एक्वस। तो यहाँ पर देखो ये C2H5 एक अभिकारक है, NaOH क्या है, एक अभिकारक। तो यहाँ पर दो अभिकारक हैं और दोनों क्या है, अलग अलग, इसमें कोई एक जैसा नहीं है। तो ये अभिक्रिया किस बंध विदलन पर हम लोग कराएंगे, विषम। किस पर कराएंगे, विषम। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर सिंपल सा परमाणु आपको क्या दिख रहा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके आउटर सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 7। जब क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई भी हो उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। और ये क्या करना पसंद करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ऐसे में इनकी वैलेंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे 1। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात कर लें तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। कितनी होगी, -1। तो अगर इस C2H5Br को हम लिखना चाहें तो ब्रोमीन कितने बंध से जुड़ेगा, 1। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी, 1। और जब वो बंध हम लोग तोड़ेंगे तो Br किस में टूटेगा, 1- में। किस में टूटेगा, 1- में। मतलब इस C2H5Br को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 सिंगल बंध क्या, Br। लिख सकते हैं या नहीं, तो लिख सकते हैं। प्लस NaOH को अगर लिखना चाहें तो Na परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। 4 से कम है कि ज़्यादा, तो 4 से क्या है, कम। ये त्याग करना पसंद करेगा कि ग्रहण, तो आप कहोगे 4 से कम है, इसलिए क्या करना पसंद करेगा, त्याग। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। अब जब इसकी वैलेंसी 1 है तो ये सोडियम कितने बंध के द्वारा जुड़ेगा, 1 बंध के द्वारा। तो NaOH के बीच में कैसा बंध रहेगा, सिंगल। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। क्योंकि जब त्याग करेगा तो किसमें होगी, प्लस में। तो जब इसके बीच का बंध तोड़ेंगे तो ये Na किस में टूटेगा, 1+ में। तो OH पर क्या आएगा, 1-। Br हाइड्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। तो C2H5 वाले कार्बन पर क्या आएगा, 1+। क्या आएगा, 1+। अब ध्यान से देखो आगे क्या बनेगा। इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट को ध्यान से देखें तो जैसे NaOH इसमें धनात्मक पद पहले लिखा है, ऋणात्मक पद क्या लिखा है, बाद में। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये Br क्या है, माइनस वाला, और माइनस किसके तरफ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ तो होगा नहीं, किसकी तरफ होगा, प्लस की तरफ। इसका मतलब ये Br एक माइनस वाला, ये किससे संपर्क करेगा, Na से। किससे संपर्क करेगा, Na मतलब सोडियम से। और ये इधर बना लेगा क्या, NaBr,
सोडियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। ये C2H5 एक प्लस वाला, OH एक माइनस वाला, तो ये OH माइनस किससे संपर्क करेगा? C2H5 से। तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है? तो जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो बनता क्या है? C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। और क्या प्राप्त होगा? सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। तो ऐसे आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियोज को थोड़ा आप अपने फ़ोन में क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।